सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसका अपन रिवीजन क्लास है, रिवीजन बैच अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि अपन ने कंप्लीट जो आपका रिवीजन बैच है लैब असिस्टेंट का, ये अपन ने स्टार्ट कर रखा है जूलॉजी का। जूलॉजी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में अपन बॉटनी का भी स्टार्ट कर देंगे और भी आपके सब्जेक्ट का स्टार्ट हो जाएगा। इस रिवीजन बैच के अंदर जो आपकी वन लाइनर सीरीज है, वो सीरीज अपन ने क्या कर रखी है, स्टार्ट कर रखी है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल के ऊपर तो अपन रिवीजन बैच लेके आए हैं लैब असिस्टेंट का, और अपना जो दूसरा वाला चैनल है, जो मेन चैनल है, उसके ऊपर अपन लैब असिस्टेंट की जो कंप्लीट क्लासेस है, हर एक लेक्चर, ये जो आपका तंत्रिका तंत्र है, इसको डिटेल के अंदर अपन ने पढ़ रखा है उसके ऊपर। तो उस चैनल को भी आप सबके सब विजिट जरूर कीजिएगा। अब चलिए, ये तो अपन ने रिवीजन बैच की स्टार्ट कर ली कि अपन ने क्या चीज पढ़ेंगे। अब जो भी अपन पढ़ते हैं उसके नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, ये आपको कहां मिलेगी? इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से है, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको 3 लाइन यहां पर देखने को मिलेगी। इन पे आप जैसे ही टैप करते हैं, ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर तो आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे, और यहां पर टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां से आप टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये अपन ने टेस्ट सीरीज की बात कर ली। अब आज वाला जो अपना टॉपिक है उस पे अपन आ जाते हैं कि आज अपन देखेंगे जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसके आज अपन हर तरह के आज भी अपन हर तरह के, जैसे आज भी जो 100 प्लस आपके मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बोले तो जो कंप्लीट थ्योरी अपन ने पढ़ रखी है, उनमें से जो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस है, उन लाइन को अपन ने हाईलाइट करके यहां पर लिख रखा है। ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, तो पहला आ जाता है कि तंत्रिका तंत्र की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है आपके नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो किसको बोला जाता है? आपकी न्यूरॉन को बोला जाता है। बोले तो जो नर्व कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उसको बोला जाता है। अगला आ जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी जो मतलब लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? तो याद रखना वो आपकी कौन सी होती है? आपकी नर्व होती है, नर्व सेल होती है, बोले तो आपकी न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं, वो दोनों के दोनों भाग कौन से होते हैं? एक तो आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपन सीएनएस बोलते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आ जाता है पीएनएस, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, बोले तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन सा? सीएनएस एंड आपका पीएनएस आ जाता है। आगे बात करें तो याद रखना कि जो कमांड सेंटर होता है, वो कमांड सेंटर किस ऑर्गन को बोला जाता है? तो याद रखना जो अपने शरीर के अंदर जो कमांड सेंटर है, वो आपका जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसको बोला जाता है। जबकि एक वयस्क जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके ब्रेन का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो याद रखना 1300 से कितना होता है, 1400 ग्राम तक क्या होता है, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसका वेट होता है। जबकि आगे बात करें तो जो आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। सारी चीजें अपन ने लेक्चर के अंदर, जो अपने लेक्चर लिए थे, उनके अंदर डिटेल के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो जो मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को मेनिंजेनस के नाम से जाना जाता है, मेनिंजेस के नाम से अपन इसको बोल देते हैं। आगे बात करें तो मस्तिष्क को जो झटके होते हैं, शॉक होते हैं मस्तिष्क के अंदर, जो इंपल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स आते हैं, उनसे कौन बचाता है? तो याद रखना एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको CSF फ्लूइड अपन बोलते हैं। बोले तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से इसको जाना जाता है। मस्तिष्क मेरुदर्भ भरा रहता है, जो क्या करता है, अपने ब्रेन को शॉक लगने से क्या है, बचाने का काम करता है।
जबकि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो याद रखना जो आपका प्रे मस्तिष्क होता है, बोले तो जो सेरिब्रम होता है, ये क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। जबकि संतुलन के लिए जिम्मेदार कौन सा पार्ट होता है, जब भी अब देखिए, अभी मैं एकदम बैलेंस बना के एकदम सीधा चल रहा हूं, ऐसे घूम गया, इसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्रेन के कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो वो आपका जो अनुमस्तिष्क होता है, जिसको सेरिबेलम बोला जाता है, ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है अपने शरीर को एकदम संतुलित रखने के लिए। अगला आ जाता है कि शरीर के तापमान को, मतलब अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इससे टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देखिए, कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है, यहां पर बीच बीच में मैं आपसे भी क्वेश्चंस पूछूंगा, ताकि आपने जो क्लास ले रखी है उनमें से कितने चीजें आपको याद हुई है, कितनी नहीं याद हुई है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव, मतलब जो अपना शरीर होता है, उसके तापमान को नियंत्रित कौन सा पार्ट करता है, तो भाई हाइपोथैलेमस अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि जो एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन है, उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, ये आप मेरे को बताएंगे। ये आपको क्या बताना है, डिग्री के अंदर भी बताना है, साथ में जो फॉरेन हाइट होता है उसके अंदर भी बताना है। तो दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि अपने शरीर का टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होगा एंड फॉरेन हाइट में कितना होगा, ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, जो आपकी हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। चलिए आगे बात करें, तो भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है, मतलब जब जिस टाइम पे आप हंगर हो जाते हैं, जिस टाइम पे आपको मतलब प्यासे हो जाते हैं, थ्रस्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे कौन सा पार्ट होता है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, तो याद रखना जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये भूख एंड प्यास को कंट्रोल नियंत्रित करने का काम करता है। जबकि जो आपके हृदय की गति होती है, बोले तो हार्ट बीट होती है, एंड जो श्वसन होता है, मतलब जो आपकी ब्रीथिंग होती है, इस ब्रीथिंग को नियंत्रित कौन सा पार्ट करता है, तो याद रखना जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है, वो क्या करता है, हृदय की गति होगी एंड जो आपकी ब्रीथिंग होगी, इस ब्रीथिंग को नियंत्रित रेगुलेट करने का काम करता है। जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, इन रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो वो जो आपकी मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कोड होती है, इसके द्वारा किया जाता है। जबकि दो न्यूरॉन्स है, ये पहली न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, इसको सिनेप्स बोला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, तो जो मस्तिष्क के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम कौन सा द्रव्य करता है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपका सीएफएस होता है, इसके द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। जबकि बात करें कि जो मेरु तंत्रिकाएं होती है, बोले तो स्पाइनल नर्व्स है, वो कितनी होती है, तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी जो कपाल तंत्रिका होती है, बोले तो जो क्रेनियल नर्व होती है, वो कौन सी होती है, तो उसका नाम क्या होता है, वेगस नर्व होता है, वेगस तंत्रिका होता है। जबकि मस्तिष्क का वह भाग जो क्या करता है, मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टेम बोला जाता है। मतलब ये यहां पे आप जो देख रहे हैं ना, ये अपना ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कोड है, इसको जो जोड़ रहा है, ये कौन जोड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क का जो तना होता है, स्टेम होती है, उस नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आगे बात करें, तो जो आपकी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा रेगुलेट होती है, नियंत्रित होती है, तो याद रखना जो आपकी मेरुरज्जु होती है, जो स्पाइनल कोड होती है, उसके द्वारा रेगुलेट होती है। जबकि लड़ो या उड़ो, बोले तो फाइट एंड जो फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है, तो याद रखना इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है,
उसके द्वारा किया जाता है। जबकि ये जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो जिस हार्मोन का नाम क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। और इस एड्रेनलिन हार्मोन को ही क्या बोला जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहां से सिक्रेट होता है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे क्या होता है, सिक्रेट होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है ये कोर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है या मेडुला वाला जो पार्ट होता है उससे रिलीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तनाव के बाद शरीर को शांत स्थिति में लाने वाला कौन सा सिस्टम होता है, तो वो जो सिस्टम होता है उसको नाम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। बोले तो पीएनएस जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें अपना रोल प्ले करता है। अगला आ जाता है, दो सेरिब्रल गोलार्ध होते हैं, उनको जोड़ने वाला जो पुल होता है उस पुल को क्या बोलते हैं, बोले तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, दो जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनको आपस में जोड़ेगा और जोड़ के जो ब्रिज बनता है उस ब्रिज को क्या बोला जाता है, तो कार्पस कैलोसम क्या है, उस ब्रिज का क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। जबकि जो आपकी इंटेलिजेंसी होगी, आपकी मेमोरी होगी एंड आपकी जो रीजनिंग होगी, बोले तो बुद्धि, स्मृति एंड जो तर्क मतलब तर्क वितर्क आप जो करते हैं, इसका सेंटर कौन सा होता है, तो याद रखना जो आपका सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम में भी जो सेरिब्रम जो आपका कोर्टेक्स होता है, ये आपका कोर्टेक्स जितना ज्यादा कुंडलित होता है, मतलब जितना ज्यादा आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं, कि उस चीज को आप सोचते हैं, जितना आप रीडिंग करते हैं, ये आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, कुंडलित होता जाता है, जिसके कारण आपके सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की जो प्रोसेस होती है ये काफी ज्यादा अच्छी होती है। कई लोगों में आपने देखा होगा कि कितना अच्छा वो बोलते हैं, कई चीज होती है उसको कितना ज्यादा इमेजिन करके बता देते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो सेरिब्रम कोर्टेक्स होता है ये क्या होता है, काफी ज्यादा कुंडलित होता है। तो आप भी खुद कर सकते हैं कि देखिए सिंपली कुछ नहीं है, कुछ एक मेडिटेशन होती है, अच्छे से ध्यान लगाना हो गया, काफी ज्यादा जो बुक्स होगी, अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ना, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ना, ये सारी की सारी चीजें क्या करती है, जो आपका सेरिब्रम कोर्टेक्स होता है इसको और ज्यादा कुंडलित करती है। जितना ज्यादा ये कुंडलित होता है आप उतने ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंटेलिजेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो माइलिन सीट होती है उसके बीच का जो अंतराल होता है उस अंतराल को क्या बोला जाता है, तो न्यूरॉन की आपने स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर आपने नोड ऑफ रणवीर की बात की थी कि जिस टाइम पे आपके न्यूरॉन बन रहे थे उस बीच की ये जो जगह थी इसको क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रणवीर के नाम से जाना जाता है, जो माइलिन सीट के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये सारी की सारी चीज अपन ने जिस टाइम पे डायग्राम देखा था नर्वस सिस्टम का उस टाइम पे अपन ने डिस्कस कर ली थी। फिर आ जाता है कि पीएनएस के अंदर जो माइलिन सीट बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उसके ऊपर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, आपकी स्वान कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वान सेल बोला जाता है। स्वान नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसलिए इसको स्वान कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें, जो मेनिंजेस होता है उसकी जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है, उसको क्या बोला जाता है, मेनिंजाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। यदि मेनिंजेस के अंदर क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मेनिंजाइटिस बोला जाता है। जबकि जो संवेदी जो आपके आवेगों के लिए जो रिले सेंटर होता है वो कौन सा होता है, तो रिले सेंटर किसको बोला जाता है, जो आपकी थैलेमस होती है, इस थैलेमस को जाना जाता है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो याद रखना किसको जाना जाता है, आपकी थैलेमस को जाना जाता है। जबकि आगे बात करें तो आंख का वह भाग जिसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, तो जो आपकी रेटिना होती है उस रेटिना में क्या होते हैं, आपको फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो फोटो रिसेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो रंगीन दृष्टि के लिए ग्राही कोशिकाएं कौन सी होती है, कि जो आपका कलर जो विजन होता है उसके लिए कौन सी रिसेप्टर सेल होती है, तो याद रखना जो आपकी शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो कौन सेल होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक ऐसे यदि आप मान लीजिए प्रकाश काफी ज्यादा कम है, मतलब अंधेरे के अंदर यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं, डिम लाइट के अंदर आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसके लिए जो रिसेप्टर सेल होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी रोड सेल
होती है आपको पता होना चाहिए। जबकि जो एक मानव मतलब जो आपका कान होता है, मानव का कान होता है, उसके अंदर सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हड्डी कौन सी होती है? आपकी स्टेपीज हड्डी होती है। जबकि सबसे बड़ी कौन सी होती है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बात करें तो सुनने के लिए जिम्मेदार जो कान का जो पार्ट होता है वो पार्ट कौन सा होता है? आपका कोक्लिया वाला पार्ट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? कोक्लिया वाला पार्ट बोला जाता है, जो क्या होता है? सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि मध्य कान के अंदर जो दबाव बनता है उस दबाव को बराबर करने वाली जो नली होती है उस नली को, उस पाइप को क्या बोला जाता है? यूस्टेशियन ट्यूब बोला जाता है, जो डायरेक्ट कान से आपके कहां खुल जाती है? जो माउथ होता है, इस माउथ के अंदर क्या हो जाती है? वो ओपन हो जाती है, ताकि क्या हो, जो एयर फ्लो होता है वो एयर फ्लो क्या हो, आपका अच्छे से बना रहे। ये चीजें आपको क्या है? पता होनी चाहिए। जबकि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आगे आ जाता है कि दृष्टि संबंधित जानकारी मस्तिष्क तक ले जाने वाली जो तंत्रिका होती है, सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है? दृष्टि से, विजन से रिलेटेड कौन सी होगी? तो विजन से रिलेटेड जो नर्व होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिक नर्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्टिक का मतलब ही किससे होता है? लाइट से होता है। और यहां पे विजन का मतलब भी किससे हो गया? देखने से हो गया, लाइट से रिलेटेड हो गया। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। जबकि जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि होती है, मतलब ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसका नाम क्या हो जाता है? ईईजी हो जाता है। बोले तो इलेक्ट्रोएसेफेलोग्राम इसका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है इलेक्ट्रोएसेफेलोग्राम। ईईजी नाम क्या हो जाता है? इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। आगे बात करें तो यादाश्त कम होने को क्या बोलते हैं? यदि यादाश्त कम हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एमनेसिया के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि डोपामीन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है, जो रोग हो जाता है, वो क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है पार्किंसन जो डिजीज हो जाती है। ये पार्किंसन डिजीज किसके कमी से हो जाती है? जो डोपामाइन होता है इसकी कमी से हो सकती है। जबकि आगे बात करें तो जो आपकी खोपड़ी होती है ना, जो आपका स्कल होता है एंड जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, इनकी झिल्लियां होती है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, उन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्थान होता है उस स्पेस को क्या बोला जाता है? एपिड्यूरल स्पेस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में? जो आपका स्कल हो गया, ब्रेन हो गया, बोले तो जो आपकी खोपड़ी एंड जो मस्तिष्क होता है, इनके बीच वाला जो स्पेस होता है इसको एपिड्यूरल आपका स्पेस बोला जाता है। जबकि अगला आ जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा लोब दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अभी तो अपन ने सेल की बात की थी, अब अपन बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा है लोब? आपका जो ओसिपिटल लोब होता है वो क्या होता है? दृष्टि के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि मस्तिष्क का कौन सा लोब होता है जो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सुनने के लिए कौन सा होता है? जो आपका टेम्पोरल लोब होता है वो सुनने के लिए क्या होता है? यहां पर रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि न्यूरॉन को सहारा और सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन एंड जो आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली कौन सी सेल होती है? तो उसको न्यूरोजीलिया के नाम से जाना जाता है। न्यूरोजीलिया का ही एक नाम है ग्लियल सेल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है ये जो क्या करता है? वॉलेंट्री मांसपेशियों की जो गति होती है, मूवमेंट होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो वो आपका मोटर कौन सा होता है? कोर्टेक्स होता है। जबकि ग्रे मैटर से बनी जो सेरिब्रम की बाहरी परत है उसको क्या बोला जाता है? उसको सेरिब्रल कोर्टेक्स के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने वाली जो तंत्रिका तंतु होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको नर्व ट्रैक के नाम से जाना जाता है। स्वाद के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? मतलब टेस्ट के लिए सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? तो टेस्ट के लिए सीधी सी बात है आपकी जीभ हो जाती है। और जीभ के ऊपर भी जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ये इसके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो स्वाद की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं गंध से रिलेटेड, सुगंध से संबंधित। तो गंध आपको किसी भी चीज के लिए आ रही है तो वो गंध कौन सा ऑर्गन है उसको पहचान पाता है? तो वो आपका नाक होता है। और नाक में भी जो आपकी ओलोफैक्टरी एपिथेलियम होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि किसी उद्दीपन के लिए
के प्रति अचानक होने वाली जो अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती है, उन प्रतिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोला जाता है। मतलब किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब मान लीजिए गर्म पानी था, उसके अंदर हाथ लगाया, जल्दी से हाथ पीछे आ गया, यही क्या कहलाती है? आपकी रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। चलिए, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है जबकि पास की वस्तु अच्छे से दिख जाती है, ऐसा जो रोगी होता है उसको क्या हो जाता है? मायोपिया हो जाता है, बोले तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या है, पास की जो वस्तु है वो वस्तु तो क्या है, अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी, देखिए ये क्या दिया है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, पास की वस्तु को देख पाता है, उसको तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष अपन बोल देंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या है, दूर की जो वस्तु है वो तो क्या है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, सॉरी स्पष्ट दिखाई दे रही है, जबकि निकट की वस्तु है वो उसको अच्छे से दिखाई दे रही है, उसको कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष उसको हो जाता है। दोनों में कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मुझे भी ये लगता है कि आपको भी समझने में प्रॉब्लम हो गई होगी, मुझे बताने में होगी, फिर से रिपीट करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखा जाता है, मतलब दूर की जो वस्तु है वो तो साफ नहीं दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु है वो अच्छे से क्या हो जाएगी? दिखाई दे जाएगी, तो उसको तो कौन सा हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। लेकिन जिसको क्या है, दूर की जो वस्तु है वो तो अच्छे से दिखाई दे रही है लेकिन पास की अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है, उसको कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष उसको हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला आ जाता है जो मायोपिया है। इस मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो याद रखना, जो कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसका यहां पर क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। ये तो अपन ने बात कर ली निकट दृष्टि दोष की। अब बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। ये यदि किसी को हो जाता है तो उसके लिए कौन सा लेंस अपन यूज करेंगे? जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जबकि रेटिना पर वह बिंदु जहां दृष्टि सबसे स्पष्ट बनती है, एकदम विजुअल होते हैं, वो क्लियर दिखाई देते हैं, एक्यूरेट दिखाई देते हैं, वो रीजन कौन सा होता है? उसको फोविया सेंट्रिलस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आंख का वह भाग जिसमें क्या होता है? रंग प्रदान करता है। मतलब आपने देखा होगा किसी की आंख का जो कलर होता है वो मतलब भूरा कलर होता है, किसी का नीला कलर होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो आपकी आइरिस होती है, ये आइरिस क्या होती है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि आंख का पारदर्शी, मतलब पारदर्शी जो अगला पार्ट होता है, जो एकदम अच्छे से दिखाई देता है, पारदर्शी, वो पार्ट कौन सा होता है? आपके कॉर्निया वाला पार्ट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है, जो फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को एक्वियस ह्यूमरस के नाम से उसको जाना जाता है, ह्यूमर के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि उल्टी और जो खांसी, मतलब जो आपका सेंटर एंड जो वोमिटिंग होता है, मतलब सॉरी वोमिटिंग एंड जो कोइंग होता है, इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है वमन और उल्टी का, ये कौन सा होता है? आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। आगे बात करते हैं, आंख के सफेद भाग को क्या बोला जाता है? आंख का आपने देखा होगा जो व्हाइट वाला बीच में तो कौन सा है? ब्लैक पार्ट है, उस साइड में कौन सा है? ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है आंखों में, इसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। जबकि तंत्रिका आवेग एक विद्युत संवेग के संकेत के रूप में यात्रा करता है। चलिए ये तो आंसर आई थिंक इलेक्ट्रिकल होगा, ये आंसर पहले ही बता दिया है। अगला आ जाता है कि सिनेप्स में एक एक्सोन टर्मिनल और एक डेंड्राइट टर्मिनल होता है। चलिए ये भी आंसर वही आ गया। तो इन क्वेश्चन में इनका आंसर आ गया कि सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स के अंदर एक तो क्या होता है? एक्सोन टर्मिनल होता है, एक डेंड्राइट होता है। ये चीज वही बस आगे लिख दी कि क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मस्तिष्क का वह भाग जो संवेदी जानकारियों को एकत्रित करता है, वो पार्ट कौन सा होता है? तो याद रखना, वो आपका जो थैलेमस वाला पार्ट होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि प्राथमिक मोटर क्षेत्र किस लोब के अंदर स्थित होता है? तो जो आपका फ्रंटल लोब होता है उसके अंदर जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो यहां पर लोकेटेड होता है। जबकि मस्तिष्क का वह भाग जो बोलने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, जो आपका ब्रोका एरिया होता है, जो ब्रोका रीजन होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मस्तिष्क के का कौन सा क्षेत्र बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोका क्षेत्र। जबकि अगला आ जाता है मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो भाषा समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो आपका वर्निक एरिया हो जाता है। तो याद रखना कि जो मस्तिष्क का वह भाग जो बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो तो किससे हो जाता है, बोलना ब्रोका, बोलना ब्रोका, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रोका हो जाएगा। जबकि भाषा समझने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए कौन सा होगा, आपका वर्निकल एरिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य कान को ग्रसनी से क्या जोड़ता है। तो जो आपका कान का मध्य वाला पार्ट होता है एंड जो आपकी ग्रसनी होता है, इनके बीच में मैंने अभी बताया था एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोला जाता है, यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से इसको अपन जानते हैं। अगला आ जाता है ओटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। तो जो कान का अध्ययन है उस कान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आपका ओटोलॉजी बोला जाता है। जबकि ऑप्थेल्मोलॉजी किसको बोला जाता है, यदि आंखों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं आंखों की, तो वो उसको क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। अगला आ जाता है कान का वह भाग जो गतिशीलता या संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि कान का वह भाग जो स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, मेंटेन करके रखता है, वो कौन सा होता है, आपका वेस्टिबुल वाला पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो आपका पीना होता है, बोले तो बाहरी कान का ये जो पीना होता है ना, इसको ईयर पीना ना बोला जाता, जो बाहर निकला हुआ है ना ये, इसको क्या बोलेंगे, ईयर पीना अपन बोलते हैं। ये जो ईयर पीना होता है इसका मेन काम क्या रहता है, तो ईयर पीना का मेन काम रहता है ये जो साउंड की जो वेव्स आती है उन वेव को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अभी आप सब लोग मेरे को सुन रहे होंगे, अब सुन रहे हैं, किसी ने ईयरफोन लगा रखा है, जिन्होंने भी ईयरफोन नहीं लगा रखा है तो उनकी मतलब ये जो ईयर पिना होता है, सपोज कीजिए कि ईयर पिना नहीं होता तो इतना अच्छे से उनको सुन नहीं पाता, क्योंकि जो ईयर पिना होता है इसी से सबसे पहले क्या होती है, ये क्या करता है, आप देखिए गौर से देखिए उसको, अंदर ऐसे जाके ऐसे अंदर कैसे होता है, मतलब ये जो आपकी ध्वनि होती है उस ध्वनि को सर्कुलर फॉर्म में घुमा के आपके कान के अंदर भेज देता है। बोले तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव होती है, इनको कलेक्ट करने का, एकत्रित करने का काम किसका रहता है, इस ईयर पिना का रहता है। जबकि कान के अंदर जो मोम होती है, जो वैक्स बनाने वाली जो ग्लैंड होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कान के अंदर जो आपकी वैक्स बनती है, जो मोम लाइक स्ट्रक्चर बनती है येलो कलर में, वो कौन सी ग्लैंड बनाती है, तो याद रखना जो आपका सेरुमिनस जो ग्लैंड होती है, इन सेरुमिनस ग्लैंड के द्वारा ये वैक्स का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। जबकि जो रतौंधी होता है, यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस जो आपकी डिफेंसियस होती है, डिजीज होती है, ये कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है, जो आपका विटामिन ए होता है उसकी कमी से। जबकि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, एक तरह का आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जबकि जो आपकी स्वाद ग्राही यानी जो आपकी गेस्टो रिसेप्टर होते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो स्वाद से रिलेटेड जो आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ये कहां देखने को मिलेगी, जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें तो जो ओलोफैक्टरी रिसेप्टर है, आई थिंक ये क्वेश्चन से घूम फिर के वैसे ही आगे, चलिए कोई बात नहीं। जो आपके ओलोफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो ओलोफैक्टरी कहां होते हैं, जो आपका नाक होता है, नेजल कैविटी होती है, उसमें आपको प्रेजेंट होते हैं। जबकि मस्तिष्क का वह भाग जो भावनात्मक, बोले तो इमोशनल जो सेंटर के रूप में कार्य करता है, वो कौन सा पार्ट होता है, तो जो आपका लिम्फिक सेंटर होता है, सिस्टम होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि गंध की अनुभूति के लिए कौन सी तंत्रिका रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो आपकी जो ओलोफैक्टरी नर्व है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि सुनने में और संतुलन के लिए कौन सी तंत्रिका जिम्मेदार होती है, वो आपकी ऑडिटरी नर्व होती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो तंत्रिका होती है वो आपकी कौन सी होती है, साइटिक नर्व होती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो नर्व है वो आपको देखने को मिलती है, कौन सी, साइटिक नर्व।
चलिए आगे बात करें तो आंख का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं वो अब्सेंट होती है, मतलब आपके शरीर के अंदर ओनली फॉर एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर किसी भी तरह की ब्लड सेल्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। वो पार्ट कौन सा होता है? आपकी आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, वहां पर किसी भी तरह की ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है। अंध बिंदु वह क्षेत्र है जहां से ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है। चलिए ये तो वही चीज आ गई, आंसर पहले ही दे दिया कि ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पूछा जाता था, तो वो आंसर कौन सा आ जाता है? आपका ऑप्टिक नर्व आ जाता है। आगे आ जाता है आंख में बढ़ा हुआ या दबाव क्या पैदा करता है? तो ये जो आपका मोतियाबिंद है या जिसको ग्लूकोमा के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। आगे बात करें तो आंख का जो लेंस है जिसको क्या बोला जाता है? काला मोतिया बोला जाता है ग्लूकोमा को। तो ग्लूकोमा का एक दूसरा नाम है जिसको क्या बोला जाता है? काला मोतिया के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है आंख के लेंस का धुंधला होना क्या कहलाता है? तो आंख के लेंस का धुंधला हो जाता है, उस पर एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, परत आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? कैटरेक्ट बोला जाता है, कैटरेक्ट बोला जाता है, जिसको मोतियाबिंद के नाम से भी अपन जानते हैं, कैटरेक्ट। चलिए सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो कपाल तंत्रिका है वो आपकी ट्रोक्लियर नर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रोक्लियर नर्व होती है। चलिए अगला आ जाता है, अंतिम पड़ाव पे अपन पहुंच चुके हैं कि ऑलमोस्ट कि सबसे छोटी जो कपाल तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है? तो याद रखना सबसे छोटी कौन सी है? जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ये सबसे छोटी कपाल तंत्रिका होती है। कौन सा तंत्र अनैच्छिक बोले तो इनवॉलेंट्री और ग्रंथियों को रेगुलेट करता है? बोले तो जो आपकी ग्लैंड्स होती है उन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है वो आपका होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाता है, जिसको अपन ANS के नाम से भी जानते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगला आ जाता है ध्वनि जो आवृत्ति होती है, मतलब जो आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? हर्ट्ज कहलाती है, HZ कहलाती है। जबकि जो ध्वनि की इंटरसिटी होती है, बोले तो साउंड इंटरसिटी होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसकी इकाई क्या होती है? यूनिट क्या होती है? तो उसको अपन डेसिबल में मापते हैं। जबकि आगे बात करें कि मानव के सुनने की जो सीमा होती है, रेंज होती है कि कान से सुनने की, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट डाटा है, पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला आ जाता है यादाश्त संचयन में मस्तिष्क का कौन सा भाग शामिल होता है? तो मस्तिष्क का जो आपका मतलब यादाश्त से रिलेटेड मतलब मेमोरी को स्टोर करके रखता है, वो कौन सा पार्ट होता है? आपका हिपोकैम्पस वाला होता है। जबकि न्यूरोलेम्पा न्यूरॉन में पाया जाता है, मतलब न्यूरोलेम्पा होता है, ये कौन से न्यूरॉन में पाया जाता है ऐसा पूछना चाहता था, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम हो जाता है, आपका PNS हो जाता है। आगे बात करें तंत्रिका आवेग में शामिल जो मुख्य लवण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो याद रखना वो आपके सोडियम आयंस होते हैं। जबकि एरेक्नोइड और जो पिया मैटर होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है, एरेक्नोइड एंड जो आपका पिया मैटर होता है, इनके बीच का जो पार्ट होता है यानी जो स्पेस होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सब्रानोकोइड जो आपका सब्राक्नोइड जो आपका स्पेस होता है वो इसको बोला जाता है। जबकि सेरिब्रम का जो अर्थ है वो क्या होता है? एक छोटे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, मतलब सेरिबेलम होता है, ये आपका क्या होता है? एक तरह का लिटिल ब्रेन होता है, आपका छोटा ब्रेन होता है, यानी छोटा दिमाग होता है। ऐसे बोलते हैं ना, छोटे दिमाग पे मत मार, छोटे दिमाग पे मत मार, वो यही चीज है। आगे बात करते हैं कि कितने सेरिब्रल गोलार्ड होते हैं? तो याद रखना सेरिब्रल गोलार्ड की संख्या कितनी होती है, यानी जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब यदि बात करें तो जो आपका लेफ्ट वाला होता है, मतलब जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, इसका काम क्या करता है? ये जो भी चीज आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं उस थिंकिंग के अंदर मदद कौन सा करता है? जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये करता है। जबकि जो आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा? जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं, जो भी आप आर्टिस्ट मतलब किसी भी चीज की आप रचना करते हैं, इसके लिए कौन सा भाग रिस्पॉन्सिबल होता है? राइट वाला होता है। ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा।
आगे बात करें तो आराम और पाचन के लिए कौन सा जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, पीएनएस होता है, ये आपका क्या होता है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करें तो तंत्रिका कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा होता है, तो तंत्रिका कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है उसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है। ये अपन ने कंप्लीट जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चंस को देख लिया। इससे रिलेटेड और भी यदि क्वेश्चंस बनेंगे तो अपन एक सीरीज और लाएंगे और कंप्लीट उसको कर लेंगे। देखिए इन क्वेश्चंस को लाने का मकसद इतना है कि जो भी अपन ने डिटेल के अंदर लेक्चर पढ़ रखे हैं उन डिटेल लेक्चर्स के अंदर से कितनी चीजें अपन को याद हुई है या कितने पॉइंट्स है वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो अपन इनको यहां देख लेते हैं। फिर अपन टेस्ट सीरीज लेके आए, उस टेस्ट सीरीज में आपको यह पता चल जाएगा कि जो चीज अपन ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। उसके बाद में जिस टाइम पे एग्जाम आपके पास में आ जाएंगे तब अपन मैराथन जो आपकी क्लासेस है उन क्लासेस को चला लेंगे, ताकि वहां भी आपको पता चल जाएगा कि जो चीज अपन ने याद कर ली, ऑलमोस्ट ये लेके चलिए कि कंप्लीट आपकी लैब असिस्टेंट की जूलॉजी बोर्ड है, इसको 2 से 3 बार अपन क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, बोले तो रिवीजन कर लेंगे। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसको विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज होगी, नोट्स हो गए और भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको लैब असिस्टेंट एंड आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिलती रहेगी। इसके अलावा ये और भी अपने सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।